साथियों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आप थंबनेल में देख सकते हैं कि कार्य और समय है। यदि आप एक रेगुलर विद्यार्थी हैं तो आप इसके इम्पोर्टेंस को समझते होंगे कि यह टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंस रखता है। आप हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्नों को पाएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग इस टॉपिक के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व करें। हालांकि इसको सॉल्व करने के कई और भी तरीके हैं, जिसमें से आज मैं आपके साथ एक तरीका साझा करूंगा जो एलसीएम से डायरेक्ट लगाया जा सकता है। तो इस टॉपिक पे चलने से पहले हमें एलसीएम के बारे में जानकारी होना चाहिए। हो सकता है कि स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझने में लगे, लेकिन जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो हम बड़े ही आसानी से लगभग इस टॉपिक से संबंधित 75% के क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम क्या है और एलसीएम की सहायता से हम इस तरीके के प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं और सबसे पहले एलसीएम को ही समझ लेते हैं। आप समझते होंगे कि एलसीएम एलसीएम एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज हम लोग केवल उतना ही समझेंगे जिससे कि हम प्रश्नों को सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले तो हम कुछ उदाहरण लेकर के समझते हैं कि एलसीएम कैसे निकालें और उसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो सपोज करिए कि मेरे पास कुछ संख्याएं हैं जिनका एलसीएम निकालना है। मेरे पास संख्याएं हैं 2, 4 और 6। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए एक तो दो तरीके होते हैं। एक तो ट्रेडिशनल तरीका होता है जो हम गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। तो आज के लिए हम इसको अभी अलग रखते हैं और हम उस तरीके को देखते हैं जो शायद देख करके भी हम लोग एलसीएम फाइंड कर सकें। तो इसको समझने के लिए कुछ चीजें होती हैं, जैसे हमें ये समझना होगा कि एलसीएम क्या है। तो एलसीएम की जब बात करते हैं तो एलसीएम दी गई संख्याओं का एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कटती है। मतलब हम ऐसा बोलें कि एलसीएम इसका जो भी आएगा, यदि हम इस संख्या का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम जो भी आएगा वह एक ऐसी संख्या होगी जो 2 से भी कटती हो, 4 से भी कटती हो और 6 से भी कटती हो। तो इसके लिए हमें इन संख्याओं में से ही चुनना पड़ता है, इनको ही देखना पड़ता है कि क्या इसमें से कौन सी संख्या है। तो अगर यदि हम इसमें 2 को देखें, यदि हम 2 को देखें तो 2 से कट सकता है, लेकिन 4 से और 6 से नहीं कट सकता है, यानी कि 4 और 6 के पहाड़े में नहीं आता है। तो 2 को तो हम कभी नहीं मान सकते हैं कि 2 हमारा एलसीएम हो सकता है। वहीं जब हम 4 को लेते हैं तो 4 भी देखें 2 से कट सकता है और 4 4 से कट सकता है, लेकिन 4 6 से कभी नहीं कट सकता है। तो ये भी नहीं होगा। अब हम 6 को देखते हैं। तो जब भी हम 6 को देखेंगे तो देखो 6 2 से कट रहा है लेकिन 4 से नहीं कट रहा है, तो इसको भी नहीं मानेंगे। लेकिन इससे पता चलता है कि एलसीएम जो भी होगा वह इसमें से बड़ी संख्या ही होगी। बड़ी संख्या पे ही हमें सबसे पहले ट्राई करना चाहिए। तो मैंने 6 पर ट्राई किया, 6 नहीं है। तो फिर अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे कि 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का चलिए मल्टीप्लाई 2 से किया, 2 से जब किया तो आया 12। तो अब देखोगे आपकी 2 से 12 कट रहा है, 4 से 12 कट रहा है और 6 से भी 12 कट रहा है। तो इससे हमें ये पता चला कि इसका एलसीएम कौन हो सकता है? 12। तो एक तो ये तरीका है जिसके द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि एलसीएम क्या है। चलिए हम दूसरा तरीका लेकर के देखते हैं। मेरे पास एक और उदाहरण है, मैं इस उदाहरण के साथ समझा रहा हूं। मैंने लिया 4, 12 और 15। तो हमें ये पता है कि एक तो हम सबसे पहले ट्राई करें अपने दिए गए सवाल से ही। तो हमने सबसे पहले तो 15 को ही ट्राई किया, क्योंकि 15 ही संभावना है कि एलसीएम हो सकता है।
या तो 15 होगा यानी बड़ी संख्या होगी, या तो उसका मल्टीप्लाई करके संख्या होगी। तो 15 को हमने ट्राई किया तो नहीं कट रहा है, 15 का 2 गुना किया नहीं कट रहा है, 15 का 3 गुना किया तब भी नहीं आ रहा है, 15 का जब 4 गुना करेंगे तो आएगा 60, और आप 60 को पाएंगे कि 4 से भी कट रहा है 15 बार में, 12 से भी कट रहा है 5 बार में, और 15 से भी कट रहा है 4 बार में। तो यही हमारा क्या हुआ, LCM। तो यदि आप LCM को निकालना समझ गए हैं तो हम लोग इनके प्रश्नों को देखते हैं कि ये प्रश्नों में कैसे हमारी हेल्प कर रहे हैं, और साथ में धीरे धीरे हम लोग और भी इसको निकालने की प्रैक्टिस करते रहेंगे प्रश्नों के साथ। तो चलिए अब हम पहले प्रश्न को चलते हैं और समझते हैं कि एलसीएम क्या है। अच्छा, साथ में कुछ चीजें मैं और बताऊंगा कि एलसीएम जो होता है ना, अपने आप में सबसे छोटी संख्या होता है। जैसे मैं कहूं कि 4, 12 और 15, इनसे कटने वाली 60 के अलावा और बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन वो जो भी संख्याएं होंगी 60 से बड़ी ही होंगी। जैसे आप देखोगे कि 60 के अलावा 120, ये भी 4, 12 और 15 से कट जाती हैं, 240, 180, यानी कि 100, यानी कि 60 से अधिक और भी संख्याएं हैं जो इन संख्याओं से कट जाती हैं। लेकिन 60 से आप छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं पाएंगे जो कि दी गई संख्याओं से कट रहा हो। तो हम कहते हैं कि 60 यानी कि जो एलसीएम होता है अपने आप में सबसे छोटी संख्याएं होती हैं, उससे बड़ी और भी संख्याएं होती हैं जो कट जाती हैं, लेकिन उनको एलसीएम नहीं मानेंगे। हम लोग एलसीएम उन्हीं संख्याओं को मानेंगे जो अपने आप में छोटी हों और दी गई संख्याओं से कटती हों। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं आगे और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आपके पास ये पहला प्रश्न है और इसको हम लोग समझेंगे। हालांकि ये अपने आप का बहुत ही छोटा प्रश्न है, लेकिन हमें शुरुआत यहीं से करनी होगी, क्योंकि इस प्रश्न में हमें कॉन्सेप्ट मिलेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं कि कह रहा है कि राम किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। ठीक उसी कार्य को करने में मोनू 15 दिन का समय लेता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो सकता है। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे कि एक तो दो चीजें हैं, एक तो है राम और दूसरा है मोनू। तो राम किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, वहीं उसी कार्य को करने में मोनू 15 दिन का समय लेता है। देखिए अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 10 और 15 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता है कि बड़ी संख्या हो सकता है कि यही एलसीएम हो। तो 15 को जब मैंने देखा तो 15 तो एलसीएम है नहीं, क्योंकि 15 10 से कट नहीं रहा है। तो फिर हमने 15 का दोगुना किया, और 15 का दोगुना कितना होता है, 30। तो 30 हमारा देखो 10 से भी कट रहा है और 15 से, तो इसको हम मानेंगे एलसीएम। और इसको जब हम एलसीएम मानेंगे तो एलसीएम के साथ साथ एलसीएम, ये एलसीएम तो है लेकिन साथ साथ वह यह बताता है कि कुल कार्य कितना है। ऐसा सपोज करें कि कुल कार्य 30 था, उसको 10 दिन में राम कर रहा है, और उसी 30 कार्य को 15 दिन में मोनू कर रहा है। अब देखिए जब 30 को 10 से भाग करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 3, और यहाँ पे 2। 2 और 3 यह बताते हैं कि इनकी कार्य क्षमता क्या है। ऐसा मानिए कि कोई कार्य 30 था और उसको 10 दिन में राम द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसा सपोज करें कि राम प्रतिदिन 3 कार्य कर रहा है, वहीं मोनू 15 दिन में 30 कार्य क्यों करता है, यानी कि प्रतिदिन 2 कार्य करता है। यानी कि ये बताता है कि इन लोगों की कार्य क्षमताएं क्या है। तो इनकी कार्य क्षमता अब हमें पता हो गई कि मोनू और राम 3 और 2 कार्य करते हैं। तो अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न में पूछ रहा है कि यदि दोनों लोग मिलकर कार्य करें तो कार्य को कुल कितने दिनों में कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या चीजें पता चल गई हैं। एक तो हमें इनकी कार्य क्षमता पता हो गया है और हमें कुल कार्य पता हो गया है। तो देखिए जब राम और मोनू दोनों मिलते हैं तो 3 और 2,
5 कार्य करते हैं और हमारे पास कुल 30 कार्य हैं। जब 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार में जाएगा, यानी कि 6 दिन में ये पूरे कार्य को करते हैं। यही हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि राम और श्याम एक साथ मिलकर के किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक उसी कार्य को राम अकेले 15 दिनों में पूरा कर लेता है। यह श्याम अकेले कितने दिनों में कर सकता है? मतलब कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। यदि ये दोनों लोग एक साथ मिलते हैं तो किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। वही अगर जो केवल हम राम की बात करें तो राम इसी कार्य को अकेले 15 दिनों में पूरा करता है। तो इसको सबसे पहले तो हम लोग एलसीएम निकाल करके ये पता करेंगे काम कितना है, क्योंकि अभी उसमें काम हमारा डिफाइन नहीं हुआ है। तो एलसीएम हम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 30 और 30 हमारा टोटल वर्क को दर्शाता है। अब इनकी कार्य क्षमताओं का पता करें। जब हम 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 30 कार्य को ये 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में दोनों लोग मिलकर के 3 कार्य करते होंगे। वहीं राम अगर जो 30 कार्य को 15 दिनों में करता है तो प्रतिदिन 2 कार्य करता होगा। अब देखिए राम और श्याम ये दोनों मिलते हैं तो 3 करते हैं, लेकिन अकेला अगर जो राम करता है तो 2 करता है। तो इसका मतलब श्याम प्रतिदिन 1 कार्य करता होगा। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि यदि इस कार्य को श्याम अकेले करे तो कितना दिन का समय लेगा। तो देखिए अब हमारे पास प्रश्न उत्तर दिख रहा है कि कुल कार्य हमारे पास 30 है और श्याम जो है प्रतिदिन 1 कार्य करता है। तो एक दिन में 1 कार्य, तो 30 कार्य को करने के लिए 30 दिन का समय लगेगा और 30 दिन ही हमारा क्या हुआ, उत्तर हुआ। ये हमारा उत्तर हुआ। तो चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आप देखेंगे कि यह प्रश्न पिछले प्रश्न से थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम एक ही कॉन्सेप्ट पे इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। वहीं बी और सी जब साथ में मिलते हैं तो उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। साथ ही सी और ए जब इसी कार्य को करते हैं तो 20 दिन का समय लेते हैं। अब देखिए हमें फाइंड करना है दो चीजें। एक तो हमें पता हो जाए कि कुल कार्य कितना रहा जिसको अलग अलग दिनों में किया जा रहा है, और इनकी कार्य क्षमताएं क्या रही, तभी हम बता पाएंगे कि सी की कितने दिनों में पूरा कार्य कर रहा है। तो तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुल कार्य कितना था। तो इसका एलसीएम आएगा 60 और जब हम 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 और 5 ये बताता है कि ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना कार्य करते हैं। बीसी एक दिन में 4 कार्य करेंगे और वहीं सी और ए मिलेंगे तो एक दिन में 3 कार्य पता करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने पता तो कर लिया कि कार्य क्षमताएं क्या है, लेकिन अलग अलग नहीं हमें पता है। तो अलग अलग पता करने के लिए हमें सबसे पहले इसको और व्यवस्थित तरीके से लिखना होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। ये जब सभी मिलते हैं तो आप देखोगे 5 4 और 3, 5 4 9 3 12, यानी कि सब लोग अगर जो एक साथ काम करें तो एक दिन में 12 कार्य करेंगे। इसको और थोड़ा सही लिखते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 12। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 अगर यदि हम कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी 12। तो अब हमें पता चला a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। इसको जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता 6 होगी।
तो अब हमें पता चला कि यदि तीनों लोग मिलकर के कार्य करते हैं तो एक दिन में 6 कार्य करेंगे। तो देखिए अब हमें क्या क्या पता हो गया है। एक तो हमें कार्य क्षमता ए और बी की पता चली, बी और सी की पता चली, सी और ए की पता चली, साथ में तीनों की कार्य क्षमता पता चली। तो अब हम लगभग प्रश्न को सॉल्व कर ही चुके हैं। अब देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी इनकी कुल कार्य क्षमता 6 है। तो मुझे अब सी का पता करना है कि सी कितना करता होगा। जब देखिए सब लोग मिलकर करते हैं तो 6 करते हैं। अगर जो हमें सी का पता करना है तो हमें पता है कि ए और बी मिलते हैं तो एक दिन में 5 कार्य करते हैं। एक दिन में ए और बी 5 कार्य करते हैं और सब लोग मिलते हैं तो 6 करते हैं। तो इसका मतलब सी का 1 आ गया। अब देखिए हमें पता है कि कुल कार्य कितना था। तो कुल कार्य हमारा 60 था। कितना था? 60 था। तो जब हमें पता हो गया कि 60 कार्य था और सी की कार्य क्षमता 1 है तो प्रतिदिन एक कार्य करेगा और सी 60 दिनों में कार्य को पूरा कर पाएगा। तो यही हमारा क्या हुआ? उत्तर हुआ। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। और अगला प्रश्न है दोस्तों, ये जो प्रश्न है इसमें मिस टाइपिंग हो गया है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा और मैं अगली वीडियो में इस प्रश्न को शामिल करूंगा। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी 3 लोग हैं जो किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। वहीं अगर जो बी और सी कार्य करें तो इसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं तथा सी और ए मिले तो इसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। फिर कह रहा है कि तीनों लोग 3 दिन तक कार्य साथ में करते हैं, उसके बाद से ए और सी कार्य को छोड़ देते हैं। बी बचे हुए कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। वहीं बी प्लस सी ठीक उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं और ए प्लस सी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकाल करके हम कुल कार्य और इनकी कार्य क्षमता भी पता करेंगे। तो अगर जो इसका एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम 90 आता है और इनकी कार्य क्षमता की बात करें तो हमें पता है कि ए बी सी 10 दिनों में कार्य करते हैं और कुल कार्य 90 है। तो इसका मतलब प्रतिदिन 9 कार्य करते होंगे। वहीं अगर जो बीसी की बात करें तो प्रतिदिन 5 कार्य करते होंगे और ए और सी प्रतिदिन 6 कार्य करते होंगे। इस प्रकार अब हमें इनकी कार्य क्षमता भी पता हो गई है। अब हमें सबकी अलग अलग से कार्य क्षमता निकालनी होगी। अगर अगर जो हम इसमें से मुझे देखिए बी और सी की कार्य क्षमता पता है और सभी की एक साथ भी कार्य क्षमता पता है। तो अगर जो मैं यहाँ पे बी और सी की कार्य क्षमता को पेस्ट करूं, बी और सी की कार्य क्षमता 5 है और सभी तीनों लोगों की कार्य क्षमता 9 है तो ए की कार्य क्षमता 4 होगी। अब देखिए हमें ए की कार्य क्षमता का पता चल गया है। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे ए और सी मिलते हैं तो इनकी कार्य क्षमता 6 है, प्रतिदिन 6 कार्य करते हैं। तो अगर जो ए का 4 है तो हम कह सकते हैं कि सी का 2 होगा। ठीक इसी प्रकार अगर जो हमें पता है कि सी की कार्य क्षमता 2 है तो बी की 3 होगी। इस प्रकार अब हमें पता चला ए बी और सी तीनों की कार्य क्षमता हमें पता हो गई। ए की कार्य क्षमता 4 है, बी की कार्य क्षमता 3 है और सी की कार्य क्षमता 2 है। इस प्रकार हमारा 9 हो रहा है। अब हमें ये देखना है कि कुल कार्य हमारा 90 था जिसमें से सब लोग जब मिलकर कार्य कर रहे थे तो प्रतिदिन 9 कार्य कर रहे थे और ये लोग 3 दिन कार्य किए। अब हम देखेंगे कि यहाँ 90 कार्य में से 27 कार्य तो ये लोग कर लिए। टोटल बच गया जो हमारा कार्य 63 कार्य बच गया। अब कह रहा है कि ए और सी चले जाते हैं तो बचता है बी और बी की कार्य क्षमता 1 है। तो कुल
बी की कार्यक्षमता 3 है। तो यदि 3 की कार्यक्षमता के आधार पे अगर जो बी कार्य करे तो 63 कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो हमने देखा कि 63 कार्य है और बी प्रतिदिन 3 कार्य कर रहा है। इस प्रकार इसको अगर जो विभाजित करेंगे तो आएगा 21 और ये है 21 दिन, जिससे ये पता चलता है कि बी अगर जो कार्य अकेले करे शेष कार्य को तो 21 दिनों में पूरा कर सकता है। और यही हमारा क्या हुआ, उत्तर हुआ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास में कुछ चीजें तो समझ में आई ही होंगी और ये शुरुआत थी। अगली क्लास में मैं उन प्रश्नों को लाऊंगा जो इससे अच्छे लेवल के हैं और साथ में उस प्रश्न को भी लाऊंगा जो अभी मिस टाइपिंग होने की वजह से छूट गया है। तो सभी को धन्यवाद अभी तक मेरी वीडियो देखने के लिए। और अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।